नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है, पिछले एक सप्ताह से जो नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे और उन्हें एक एक्ट के अंतर्गत ही पास किया गया है। संसद में बड़े दावे ठोक कर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ये चुनौती दे रहे थे संसद को भी और देश को भी, और उन्होंने ये भी बोला कि 12 मीटिंगों में हमें किसान ये नहीं बता पाए कि इन कृषि कानूनों में क्या काला है। उस दिन से ही उनके इस झूठ को स्पष्ट रूप से एक्सपोज करने के लिए किसान आंदोलनकारियों ने तो ये कहा कि सरकार को हमारे उनके बीच जो 12 राउंड की वार्ता हुई है उसे ओपन कर देना चाहिए। पता चल जाएगा कि हमने कितने ऐसे बिंदु बताए हैं जो उसमें काले हैं, और उन बिंदुओं के आधार पर ही जब केंद्र की सरकार 16 अमेंडमेंट करने के लिए राजी हुई तो उसे ये भी बताना चाहिए कि 16 अमेंडमेंट उसने कैसे स्वीकार कर लिए जबकि उसे उसमें कुछ भी काला नहीं लगता था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनसे भी डिफरेंट स्तर के झूठ बोलने के लिए उनके मंत्री जो हैं कला सीख गए हैं। उसी दिन से मैंने भी दूसरी बार इन कृषि कानूनों को पढ़ा और पढ़ने के बाद तीनों पर क्लॉज वाइज अपना एनालिसिस प्रस्तुत किया। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में इन्होंने संशोधन किया है, वह इस एक्ट का तीसरा भाग है जिसे 22 नंबर से इंगित किया गया है। उस पर मैं प्रस्तुति कर चुका हूँ चुनौती के साथ। आज जो कृषि कानूनों में दूसरे नंबर का कानून है, जिसका कानून संख्या 21 है और जिसका टाइटल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। जैसा कि नाम से ही विदित है, टाइटल 2.5 लाइन का है। इस कानून का नंबर 21 है और इसके अंतर्गत फार्मर के, किसान के जो प्रोड्यूस हैं उसकी कॉमर्स और ट्रेड की जाएगी। तो जो मीडिया के लोग हैं वहाँ भोले भाले किसानों से आंदोलन में बैठे हुए किसानों के इन बिलों के नाम पूछते हैं। इतने भ्रष्ट और दुष्ट हैं कि जिस फार्मर का लॉज और एक्ट का जो इन्होंने बनाए हैं, इनके नाम आधे सांसद नहीं ले पाएंगे एक बार में पूरा। वहाँ किसानों से इनके नाम पूछते हैं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। अब अगर नाम बताने पर इसके सुधार करवा सकते हो तो करवा दो। खैर, सबसे पहली जो इसमें काली बात है वो प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी इस कानून के ऊपर जो धाराएं शुरू होने से पहले जो प्रीफेस है वही गलत है। उसके एनेक्टमेंट प्रीफेस में जो लिखा है, किसान के जिनका ट्रेड होगा और प्रतियोगिता पर आधारित मूल्य पर होगा, ओपन मार्केट कंपटीशन में। श्रीमान जी, ये ट्रेड नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है। किसान तो अपनी उपज का केवल उपज को बेचेगा और जो कंपेटिटिव स्तर पर जो भाव तय करेंगे उसे उस पोर्टल को चलाने वाले, उस पोर्टल को ऑपरेट करने वाले और उस पोर्टल पर जो डिफरेंट फोर्सेज हैं, जो सभी किसान के वर्सेस हैं, अर्थात किसान विक्रेता है और बाकी सब खरीदार हैं। तो जो खरीदारों का झुंड है वह तय करेगा उस प्रतियोगी मूल्य को, अर्थात वह उनके काकस की मर्जी होगी कि वो क्या मूल्य तय करेगा। अब इसकी धाराओं पर आते हैं। दूसरे कानून का जो सेकंड चैप्टर का एच है उसमें हम चलते हैं।
अब जब हम दूसरे चैप्टर की जब बात कर रहे हैं इसका दूसरे कानून का, उससे पहले प्रथम चैप्टर को जो ये सारे कानून 5 जून से लागू माने गए हैं। और चैप्टर फर्स्ट का ए, डिलीवरी किसान देगा ट्रेड गेट पर और व्यापारी लेगा, लेबर किसान की होगी। बिल्कुल मान लिया। अब ये बताइए, अगर आप किसान को इस ट्रेड में लेने और बेचने दोनों का अधिकार दे रहे हैं, तो यदि उत्तर प्रदेश के किसान ने गुंटूर के मसाले और राजस्थान की मथानिया मिर्च खरीदी, तो उनकी डिलीवरी उत्तर प्रदेश में कौन देगा और उन डिलीवरी का चार्ज कौन देगा? ये एक पक्षीय और कालिक है। लिखा शब्द इसमें ट्रेड और कॉमर्स है, जबकि किसान को केवल बेचने का अधिकार है। इसी को आगे चलते हुए चैप्टर 2 के क्लास 4 के उप क्लास 3 में किसान के भुगतान के विषय में 2 बातें क्यों कही गई हैं? जिस दिन वो माल बेचेगा उसे उस दिन भुगतान मिलेगा या 3 दिन के बाद मिलेगा। और ना ही इस क्लास में कहीं ये क्लियर किया गया है कि यदि किसान का माल बिकने पर 1 दिन या 3 दिन के बाद भी पेमेंट नहीं हुआ तो उसके पेमेंट पर क्या चार्जेस मिलेंगे, क्या उस पर इंटरेस्ट लगेगा? ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। फिर चैप्टर 2 के क्लास 5 पर आइए। उप क्लास 1 में ट्रेडर्स के 5 से 7 आइटम पर आपने एक्सपेंस होंगे, जिसमें जो ट्रेडर पोर्टल बना रहा है उसके 5 से 7 आइटम ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, उस पर पोर्टल पर व्यय होगा। उस पोर्टल का व्यय वो कहाँ से निकालेगा? अर्थात वो किसान के माल का मूल्य, किसान की उपज का मूल्य सारे व्यापारी मिलकर उस पोर्टल के माध्यम से नीचे स्तर पर खोलेंगे। चैप्टर 2 के क्लास 5 के उप क्लास 2 में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तो बाद में बनेंगे और आपने अभी से इसे 5 जून से लागू कर दिया है, तो इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? इसी कानून संख्या 21 के चैप्टर 2 के क्लास 6 में किसान पर ट्रांजैक्शन चार्जेज और फीस लगेंगे, वो भी उसके फसल के मूल्य में से कटेंगे। यह भी काला भाग है इस कानून का। चैप्टर फर्स्ट के एच के सब क्लास 1 में रूल बनाने का कार्य केंद्र सरकार करेगी। मतलब अभी वो रूल बना नहीं है, भविष्य में सरकार बनाएगी। अर्थात पोर्टल ऑपरेशन, और पोर्टल ऑपरेशन में क्या क्या रूल होंगे वो अभी बनाए नहीं है सरकार ने, वो भविष्य में बनाएगी। अर्थात वो इसका पार्ट नहीं है, अर्थात वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होगा उसका। एक बात मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ, साल भर से अधिक हो गया है सीएए के कानूनों को बने हुए, और भारत का गृह मंत्रालय कई बार एनआरसी के फॉर्म का प्रारूप बनाने की कट ऑफ डेट आगे बढ़ाता रहा है। साल भर में भी वह बना नहीं पाया है, और लास्ट जो 30 दिसंबर 2020 थी वो डेट भी बीत गई। अभी भी भारत सरकार ने ये नहीं बताया है कि क्या एनआरसी के जो प्रारूप और उसके रूल बना लिए हैं, तो क्या इसके रूल जो कि इसमें लिखा है कि वो भविष्य में बनाएगी, तो फिर ये 5 जून से लागू कैसे कर दिया? इसके बाद चैप्टर 2 के क्लास 4 के उप क्लास 1 में देखिए, इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एक्ट है उसके अंदर इनकम टैक्स जो रूल है उसके अंतर्गत एक नंबर दिया जाएगा ट्रेडर को, और एक विशेष नंबर मिलेगा उसे, और इसके जो अन्य रूल हैं वह भी केंद्र सरकार बनाएगी। वो अभी भी बने नहीं हैं। दूसरी बात, जब वो अभी बने नहीं हैं तो उनका स्वरूप अभी क्या निर्धारित है ये डिस्क्लोज नहीं है, तो फिर उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है?
चैप्टर 2 के क्लास 4 के उप क्लास 2 बता रहा है कि ट्रेडिंग एरिया में किसान के भुगतान के नियम भी अभी आपने नहीं बनाए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि चैप्टर 2 के क्लास 7 के उप क्लास 2 का एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार का यह अधिकार होता है कि वह इस काम में किसी भी अथॉरिटी, किसी भी अपनी उप सोसाइटी के द्वारा ये कार्य करा सकती है। अर्थात भविष्य में इसके विषय में जो कार्रवाई होंगी वो केंद्र सरकार ना करके वो अपने द्वारा स्थापित किसी समिति से भी करवा सकती है। चैप्टर 3 ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, अर्थात किसान और उपभोग जो व्यापारी है उसके बीच में यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे रिजोल्व होगा। अभी तक आम धारणा में ये बात चल रही है कि एसडीएम उसे डिसाइड करेगा और एसडीएम से संतुष्ट नहीं है तो फिर डीएम डिसाइड करेगा। और ये आपने पहले ही कह रखा है कि कोई इसमें सिविल कोर्ट में सूट नहीं करेगा, लेकिन ये तीनों बातें भी पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए, एसडीएम डायरेक्ट नहीं करेगा। एसडीएम के पास जब कंप्लेंट जाएगी तो एसडीएम अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी कर्मचारी को उस रिजोल्यूशन बॉडी का चेयरमैन बनाएगा। उसके बाद जो दोनों पक्ष हैं जिनके बीच विवाद है उनसे नाम लेगा प्रतिनिधियों का, और 7 दिन के अंदर अगर वो नाम नहीं दे पाएंगे तो अपनी इच्छा से जिन्हें वो उपयुक्त समझेगा उनके नाम उसमें शामिल कर देगा। और इस बोर्ड की जो एक सदस्य बोर्ड भी हो सकता है रिजोल्यूशन बोर्ड, और ये अधिकतम 4 सदस्य हो सकता है। दूसरी बात, जब हम उस बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णय पर, जिसमें कह रहे हैं कि वो 30 दिन के अंदर एसडीएम डिसाइड कर देगा, यदि उसमें सुलह नहीं हुई, निर्णय नहीं हुआ, तब उस बोर्ड की अपील आप 7 दिन के अंदर फिर उसके करेंगे एसडीएम के, और एसडीएम के बाद उसके दिए हुए निर्णय जो ये पूरा प्रक्रिया 30 दिन में अगर हो जाएगी तो अगर हम इससे संतुष्ट नहीं हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे फिर डीएम के पास। इस बार डीएम नहीं करेगा इसका रिजोल्यूशन, डीएम फिर वैसे ही जैसे एसडीएम ने करा था वो अपने किसी अधीनस्थ अर्थात एडीएम को उस केस की अपील सुनने के लिए निर्धारित करेगा। इस सारी प्रक्रिया में जो एसडीएम और डीएम को मेन बताया गया था, एसडीएम और डीएम भी मेन नहीं है, उनके अधीनस्थ कर्म जो अधिकारी हैं वो इस पर निर्णय लेंगे। सिविल सूट के लिए आपने मना कर ही दिया है। ऐसी अवस्था में एक और बहुत रोचक बात है, जब इसमें हम आगे चलते हैं तो चैप्टर 4 आता है। चैप्टर 4 का क्लॉज 11, इसमें 2 उपक्लास हैं। इसमें जो वो निर्णय दिया जाएगा, न्यूनतम जुर्माना 25,000, ये बेसिकली धारा 4 का उल्लंघन है पर है। पेनाल्टी अधिकतम 5 लाख, और यदि ये पेनल्टी लगने के बाद भी वो उल्लंघन करता है कॉन्ट्रैक्ट का तो उसे प्रतिदिन 5,000 रुपये के हिसाब से वो उस पर जुर्माना लगेगा। अब एक बात बताइए, यदि कोई विवाद जिसकी ट्रेडिंग और सेल और परचेज वैल्यू लैक्स में हो, उसमें 25,000 पेनल्टी का क्या अर्थ है? उसका कोई लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं है। वो उसका दोबारा अपील करने के लिए स्वतंत्र है। किसान का माल बिक चुका है और पेमेंट हो नहीं रहा है, और आप उस पर 25,000 की पेनल्टी डाल रहे हैं। पेनल्टी नहीं, सबसे पहले यह होना चाहिए कि यदि माल बिक गया है, किसान की उपज बिक गई है, तो उस फर्म के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसका दिया हुआ चेक बाउंस ना हो, और इस किसी भी स्तर पर विवाद के सुलझने तक किसान को उसका एक निश्चित पर्टिकुलर पेमेंट राशि का पेमेंट होना चाहिए। जबकि आपका कानून केवल कह रहा है कि 25,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, और वो पेनल्टी देने में वो देर आनाकानी करता है, देर तक मुकदमा चलता रहता है, वो ऐसा पालन नहीं करता है उसका निर्णय का।
तो उस पर 5,000 प्रतिदिन का फाइन होगा। इसी का दूसरा क्लास जो सेक्शन 5 और 7 में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑपरेटर पर 50,000 पेनाल्टीज न्यूनतम होगी और अधिकतम पेनाल्टी उस पर 10 लाख होगी। तो आप एक बात बताइए, अगर वो रिपीट करता है उल्लंघन को तो उस पर 10,000 रुपये पेनल्टी होगी। तो जब उप क्लास 2 में के सेक्शन 5 में पोर्टल ऑपरेटर पर है ये, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के पहले हिस्से में चैप्टर 4 के जो वो 25,000 पेनाल्टी है और अधिक 5 लाख अधिकतम पेनाल्टी है और निरंतर उल्लंघन पर 5,000 प्रतिदिन पेनाल्टी है, वो किस पर है। अब इसके बाद आता है इस कानून का 21 नंबर कानून का 5वां चैप्टर, बहुत ही रोचक है। इसके अंतर्गत 20 धाराएं हैं और इन 20 धाराओं में जो 12 और 13 नंबर की धारा है वो बहुत विशेष है। 12 नंबर की धारा को सुनिए, प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी दोनों। केंद्र सरकार निर्देश, दिशा निर्देश, आदेश और मार्ग निर्देशन स्वयं के द्वारा या अपने किसी भी अधिकारी के द्वारा निर्धारित करेगी समय समय पर। ठीक है, ये किसान और व्यापारी या कंपनी के मध्य जो व्यापार होगा इसके सारे गाइडेंस, डायरेक्शन, जो भी इसके संचालन के लिए नियम कानून है वो केंद्र सरकार और उसके अधिकारी बनाएंगे। धारा 13 देखिए, किसी भी केंद्र राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति जिसने इस कानून की पालना के लिए कार्य किया है, उस केंद्र सरकार, उस राज्य सरकार या उसके अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं होगा, उनके खिलाफ किसी कोर्ट में नहीं जाया जा सकेगा। तो हे महोदय, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 के दूसरे कानून, जिसकी संख्या कानून 21 नंबर है, उसके चैप्टर 5 के जो 12 और 13 की धाराएं हैं वो ही अपने आप में इतनी काली हैं कि आप इसके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या किसी भी कार्रवाई को करने वाले अधिकारी के खिलाफ यदि कोई कोर्ट में ही नहीं जा सकता तो इससे ज्यादा तानाशाही और एक पक्षीय कानून क्या हो सकता है। इसके अंतर्गत एक और खतरनाक चीज, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ई पोर्टल होगा इसे कॉरपोरेट सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 से बिल्कुल अलग रखा गया है। अर्थात कॉरपोरेट सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज एक्ट 1956 से इसे बाहर क्यों रखा गया है, जबकि यह भी उसी की तरह से ई ट्रेडिंग करेगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग करेगा। इसे इसलिए रखा गया है क्योंकि जो कॉरपोरेट सिक्योरिटीज एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड जो के अंतर्गत जो एनएससी और बीएससी पर ट्रेडिंग होती है, उन पर ट्रेड करने वाले जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं वो सारे के सारे एक इस एक्ट 1961 के 56 के एक्ट के अंतर्गत आते हैं और इन सब के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में इतनी राशि जमा होती है कि यदि कोई पेमेंट डिफॉल्ट होता है या कोई ब्रोकर डिफॉल्ट करता है या कोई व्यापारी डिफॉल्ट करता है या कोई फर्म डिफॉल्ट करती है तो किसी भी उस व्यक्ति का क्लेम, आर्थिक क्लेम जिसने वह माल बेचा हुआ है,
उसका पैसा नहीं डूबता है, उसे स्टॉक एक्सचेंज पे करता है। लेकिन इस फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट 2020 के अंतर्गत जो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी, उस ऑनलाइन ट्रेडिंग में यदि किसी का पैसा फंसता है तो उसे बचाने के लिए सरकार ने इसे इस कॉरपोरेट सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड की ट्रेडिंग रूल 1956 से बाहर इसलिए रखा है कि जिससे उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके, अर्थात उन पर वो कोई ऐसा कॉर्पस फंड होगा ही नहीं जिससे वो उसका भुगतान कर, यदि वह फेल हो जाता है ट्रेडिंग की वजह से, ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से, तो उस पर जो गया हुआ पैसा है उसे वसूल करने के लिए कोई कॉर्पस उस ई प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा। ये सारी की सारी कालिख इन तीन कृषि कानूनों के कानून संख्या 21 अर्थात कानून संख्या 2 के अंतर्गत इतनी सारी खामियां हैं, और इन खामियों को मैं इसी वीडियो में आपको उनके रियल टेक्स्ट के साथ पेस्ट करके पोस्ट कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।